बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद। पहली वीडियो के बाद मैं कुछ मसरूफ़ हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो मैं बाकायदगी से अपलोड नहीं कर सका था। तो आज के बाद इंशाल्लाह ये वीडियो सीरीज़ जो है वो डेली तौर पर अपडेट की जाएगी और हो सकता है कि एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियोज़ भी अपलोड हों। उसके अलावा देखेंगे कि इसका लाइव सेशन भी करना है या नहीं। जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो 8, 10, 20 लोग जो होंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं फ्री वो लाइव कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, या हम इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 भी कहते हैं। उसका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में ये आज पहली क्लास है जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सीखना है जनरल जर्नल का। तो इसको क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके सवाल किस तरह से हल करते हैं, तो ये सारा आज की वीडियो में शामिल है। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि जनरल जर्नल को मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जब भी हमारी कोई डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिज़नेस की ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जब हम उसको पहली दफ़ा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसको हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम डे बुक भी कहते हैं, और उस डे बुक को हम जर्नल कहते होते हैं। तो ये ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी इसको कहा जाता है। अगर हम इसके अलावा इसकी डेफिनेशन करें तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन से मुराद ऐसी बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस को फाइनेंशियली तौर पर चेंज करे, या वो उसको इंक्रीज़ करे या फिर डिक्रीज़ करे, तो जिसमें आपकी फाइनेंशियल वर्थ इंक्लूड होती है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो उसको हमने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो उसको हम एक हमारे पास रोज़नामचा कह लें या डे बुक कह लें। जैसे ही हम कोई सेल परचेज़ या कुछ भी करेंगे तो उसमें उसको रिकॉर्ड करते हैं। जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम डे बुक कहते हैं, और उस डे बुक को हम अकाउंटिंग में जर्नल कहते हैं। इसके अलावा इस जर्नल की बहुत सारी सब डिवीज़न भी हैं, वो हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है वो जर्नल है। तो इस जर्नल को आम तौर पर अकाउंटिंग में हम ये कहते हैं जनरल जर्नल। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो हम डिस्कस करते हैं। इसके टोटल 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम इसका डेट का होता है, दूसरा कॉलम इसका डिस्क्रिप्शन का होता है, तीसरा कॉलम इसका पोस्ट रेफरेंस का होता है, चौथा कॉलम इसका डेबिट का, और पांचवा कॉलम इसका क्रेडिट का। अब किस कॉलम में क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है, ठीक है, ये हम अब डिस्कस करते हैं। डेट के कॉलम में सबसे पहले आपने मंथ लिखना है और उसके बाद आपने डेट लिख देनी है। डिस्क्रिप्शन में हमने वो अकाउंट्स की डिटेल लिखनी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से अफेक्ट हुए, आइदर वो इंक्रीज़ हुए या फिर डिक्रीज़ हुए, उनको हमने यहाँ पर लिखना होता है। डिस्क्रिप्शन में हर एंट्री के लिए, हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 अकाउंट होंगे, क्योंकि आजकल जो हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, अपडेट करते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत करते हैं। तो पहला अकाउंट जो होता है वो डेबिट का हम लिखते हैं। डेबिट के लिए हम लेफ़्ट साइड पर एक्सट्रीम यहाँ से शुरू करेंगे और उसको लिख देंगे। जब हमने क्रेडिट का लिखना होगा, इसी कॉलम में जो भी अकाउंट होगा हम इंटर का बटन प्रेस करके 2 से 4 स्पेस दे के हम यहाँ से उसको शुरू कर देते हैं। उसके बाद है पोस्ट रेफरेंस का कॉलम। पोस्ट रेफरेंस का कॉलम तब यूज़ होता है जब हम जर्नल एंट्रीज से हमारी तमाम ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जब ये तमाम ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट होती हैं तब ये वाला कॉलम यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जर्नल एंट्री थी कैश टू
कैपिटल। तो अगर हमारा कैश का अकाउंट लेजर में सफ़ा नंबर 4 पर है तो हम कैश के सामने 4 लिख देंगे। तो ये यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता, जब हम एंट्रीज़ को लेजर में पोस्ट कर देते हैं तो तब ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद है डेबिट कॉलम। डेबिट कॉलम में वो अमाउंट आती है जो डिस्क्रिप्शन में डेबिट अकाउंट हमने लिखा था उसके सामने जो उसकी अकाउंट की जो अमाउंट होगी, और क्रेडिट कॉलम में वो अमाउंट आएगी जो डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट अकाउंट की या क्रेडिट में जो भी उस वक्त अकाउंट आया था उसकी जो अमाउंट होगी वो लिखेंगे। तो ये था कि जनरल जर्नल का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होगा और उसके जो कॉलम हैं हमने उसको किस तरह से फिल आउट करना है, ये हो गया। इनकी यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है, वो तकरीबन सेम इसी तरह से है। एक बात यहाँ पर मज़ीद ऐड करेंगे, जब ये आप सारा काम कर लेते हैं, कॉलम का पता चल गया, जब भी आप कोई एंट्री या ट्रांजैक्शन यहाँ पर ना ट्रांजैक्शन को आमतौर पर एंट्री भी कहा जाता है। जब हम ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो उसके एंड में हमने नरेशन देना होता है। नरेशन से मुराद हमने उसकी तशरीह करनी होती है शार्ट से कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन से किस रिलेटेड थी। तो ये यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन कॉलम में भी वही उसने डेबिट और क्रेडिट कॉलम का बताया हुआ है, ठीक है। पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में भी उसने वही बताया है। उसके अलावा अमाउंट्स के कॉलम में भी वही बताया हुआ है और नरेशन का भी वो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें ये वाला कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं जी हम। सबसे पहले यहाँ पर है मार्च 1 इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस 20,000। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट। ये सारी ट्रांजैक्शन है। अब हमने इसको हल करना है, प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जर्नल लेजर के लिए जब आपके पास इस तरह से सवाल आएगा तो आपने इसका फॉर्मेट बनाना होगा। फॉर्मेट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। तो पहली एंट्री है मार्च 1 की, इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। तो यहाँ पे जब भी हम कोई चीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम डेबिट कर देते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। और जो भी चीज़ हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो एसेट के तौर पर डेबिट होती है, और जो करने वाला होता है, ठीक है, उसकी जो अमाउंट होती है उसको हम कैपिटल करके उसका नाम लिख के क्रेडिट कर देते हैं। पहली एंट्री है, यहाँ पर आप डेट के कॉलम में मार्च लिख रहे हैं। आप इसकी कंप्लीट नाम भी लिख सकते हैं या फिर इसका आप शॉर्ट नाम भी लिख सकते हैं। मार्च 1 लिख के आप डिस्क्रिप्शन के कॉलम में जब आपने इंटर करनी है ट्रांजैक्शन, तो आपकी पहली ट्रांजैक्शन है इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस ₹20,000। तो आपने यहाँ पे करना है कैश डेबिट, क्योंकि कैश आ गया है बिजनेस में, कैश डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट यहाँ पर जब मैंने ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा था, तो जब आपने क्रेडिट अकाउंट लिखना है तो 3 से 4 स्पेस, यानी कि आप थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे लिखेंगे CA कैपिटल। अब पोस्ट रेफरेंस का कॉलम मैंने आपको तब भी बताया था कि ये उस वक्त यूज़ होता है जब हम इन ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे डेबिट कॉलम में हमने कहा था कि जो अमाउंट डेबिट अकाउंट के सामने है, ठीक है, कैश है, तो कैश हमारे पास कितना आया है 20,000, तो हम इसको 20,000 लिख देंगे। उसके बाद कैपिटल 20,000। एक बात आपने याद रखनी है कि ये डेबिट और क्रेडिट आपका हमेशा बराबर होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक नरेशन आपने लिखनी है, तशरीह लिखनी है, ताकि जो इस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करे।
तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, और यहाँ पे आप एक लाइन लगा दें। लाइन लगाने के बाद ये आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर आपकी दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट फ्रॉम इरफान ₹7,000। ऑन अकाउंट से मुराद होता है कि हमने वो चीज़ उधार ली है किसी से, ठीक है। और मशीनरी हमारा एसेट है। एसेट आप डेबिट करेंगे और जिससे आपने ली है, ठीक है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री देखें कैसे करते हैं। मशीनरी डेबिट कर दें आप। अकाउंट पेएबल इरफान। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि पहले इरफान लिख देते हैं, जिस बंदे से लिया उसका नाम लिख के आगे ब्रैकेट में अकाउंट पेएबल लिख देते हैं, या फिर पहले अकाउंट पेएबल लिख देते हैं और बाद में उसका नाम लिख देते हैं। तो हम जब भी कोई चीज़ उधार लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अकाउंट पेएबल, यानी कि हमने वो पैसे अभी देने हैं। तो मशीनरी हमने 7,000 की ख़रीदी है, तो हम यहाँ पे 7,000 जो है इसको डेबिट कर देंगे। सेम इसी तरह हमने क्या करना होगा, 7,000 क्रेडिट कर देना है अकाउंट पेएबल। एक चीज़ यहाँ पे रह गई, नरेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट से मुराद हमने वो चीज़ उधार ख़रीदी है। हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं जो 7 तारीख को है। परचेज सप्लाई फॉर कैश ₹1,000, कि हमने सप्लाई परचेज़ की है कितने की, 1,000 की। तो इसकी आपने जर्नल एंट्री किस तरह से करनी है, ठीक है। अच्छा जी, सप्लाईज़ आपने परचेज़ की हैं, सप्लाईज़ हमारा एसेट्स है, तो इसको हम डेबिट कर देते हैं। कैश क्रेडिट। अब हमने कैश क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कैश हमने पे किया है, ठीक है। जब भी आपका कोई एसेट कम हो यानी कि डिक्रीज़ हो, ठीक है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब भी हमारा कोई एसेट इंक्रीज़ हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। सप्लाईज़ हमारा एसेट है, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। कैश हमारा एसेट है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, जब ये डिक्रीज़ हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। अमाउंट इसकी क्या है जी, 1,000। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इसका क्या होता है, हमने इसकी नरेशन देनी होती है। परचेज सप्लाई बस इतना लिख दें, काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं हम, जो 10 तारीख को हुई है। सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कैश कस्टमर ₹8,000। आपने किसी को सर्विसेज दी हैं और उसके अगेंस्ट आपने उससे 8,000 रुपये रिसीव कर लिए हैं। तो आपके पास क्या आया जी, कैश आया। कैश हमारा एसेट है, तो हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, मतलब इसको हम डेबिट करेंगे।
और सर्विसेज रेंडर्ड यानी कि हमारे पास रेवेन्यू है, इनकम है, आई है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। ये डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स हैं, ठीक है, ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं उस पर एक शॉर्ट सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी 10 तारीख की एंट्री है, हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जब भी आप सर्विसेज किसी को ऑफर करते हैं, उसके अगेंस्ट पैसे लेते हैं, तो आपकी जो टर्म्स होगी वो आएगी सर्विसेज रेवेन्यू में। तो कैश कितने का डेबिट करेंगे, आपके पास 8,000 आया है, और सर्विसेज रेवेन्यू भी आप सेम अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये दोनों डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर रहते हैं। लास्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या देंगे, नरेशन यानी कि देंगे। तो यहाँ पे आपने रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर कर लें, ये रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट रेंडर्ड सर्विस, कि आपने जो सर्विसेज दी थी उसके अगेंस्ट यानी कि उसके इवज़ में या उसकी कंसिडरेशन में आपने 8,000 रुपया लिया था उससे। इसके बाद जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय। आपने 4,000 रुपया सैलरीज दे दी है एम्प्लॉयज़ को, तो इसकी एंट्री सिंपल, आपने सैलरी दी है तो ज़ाहिर बात है आपने कैश में दी है, क्योंकि जब मेंशन ना हो तो फिर आप ये समझ लें कि वो चीज़ कैश में दी है और कैश में ही ली है। मार्च 20 की ये एंट्री है, यहाँ पे आप लिखेंगे सैलरीज, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, समटाइम सिर्फ सैलरीज भी लिख देते हैं, कुछ सैलरीज एक्सपेंस भी लिख देते हैं, और कैश आप क्रेडिट कर देंगे। आपने 4,000 रुपया दिया है तो 4,000 डेबिट में आ जाएगा और 4,000 ही क्रेडिट में आ जाएगा। पेड सैलरीज एक्सपेंस आ गया। और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन अकाउंट, अब हमने सर्विसेज ऑफ़र की हैं किसी को, उसको सर्विसेज दे दी हैं लेकिन ऑन अकाउंट दिए हैं, उधार दिए हैं। अब हमने काम उस शख्स का कर दिया लेकिन वो पैसे हमें बाद में देगा। तो जैसे हमने किसी से चीज़ उधार ली थी और उसको हमने पैसे बाद में देने थे, तो उसको हमने कहा था अकाउंट पेएबल, ठीक है, वो हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हमने देने हैं। अब हमने जब किसी से पैसे लेने होंगे तो हम उसको कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है और इसको हम डेबिट करते हैं। अब 2,000 की हैं, हमने उधार सर्विसेज दी हैं, तो उसकी जो एंट्री है जी, ये अकाउंट रिसीवेबल सर्विसेज रेवेन्यू, और यहाँ पे आप नीचे नरेशन देंगे। सर्विसेज रेंडर्ड ऑन अकाउंट, क्या आपने जो सर्विसेज थी वो उधार पर दी है। तो ये था जनरल जर्नल की पहली डेफिनेशन।
उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट और उसकी एक शॉर्ट सी बेसिक सी एग्जाम्पल कि हमने इसको किस तरह से के चलना है। तो अगर मेरे किसी भाई को ये वीडियो थोड़ी सी लगे कि बेसिक है, हमारे रिलेटेड नहीं है, तो ये सिर्फ बेसिक लेवल है और ये डी कॉम और आई कॉम लेवल का है और ये चैप्टर का स्टार्ट है। तो जैसे जैसे चैप्टर एडवांस होता जाएगा हमारी वीडियो भी उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एडवांस होंगी। उसमें थोड़ी सी हर क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन होगी, वो पॉइंट्स होंगे जो क्रिटिकल होते हैं, जिसके आम तौर पर एग्जामिनर ऐसा पॉइंट दे देता है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। वो तमाम तर पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोस में एक्सप्लेन किए जाएंगे इसी तरह, ठीक है। तो इसके अलावा एक शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है कि अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 या प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग 1 का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।